तो चलो ध्यान देना, हम लोग ग्रुप 15 स्टार्ट कर चुके थे हम लोग ई ब्लॉक में। इसमें जितना भी टेबल्स है, जितना भी इंफॉर्मेशन है नाइट्रोजन के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी का जो पॉइंट्स है, यानी लाइंस को हम रीड करने वाले हैं और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। तो यहाँ पे देखोगे तो पहला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान सुनना कि ग्रुप फिनिकल एलिमेंट क्या क्या कौन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी, बिस्मथ है। तो जैसे डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो बोला गया है कि ऊपर होता है नॉन मेटालिक एलिमेंट्स और नीचे होता है मेटल्स। बिस्मथ क्या होता है, बिस्मथ मेटल की तरह काम करता है। और बीच में आर्सेनिक और एंटीमोनी जो होता है वो क्या होता है, मेटलॉइड होता है। क्या होता है, मेटलॉइड होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, नीचे बिस्मथ मेटल है और बीच में क्या है, बीच में मेटलॉइड्स होता है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आपको बताया हुआ है। ठीक, ये ध्यान देना। सेकंड ध्यान देना, सेकंड जो इनसे पॉइंट डिस्कस किया है ऑकरेंस पे, ऑकरेंस पे पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है बाय वॉल्यूम। आपके एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो होता है और 78% बाय वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट, इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्रेट का एक कॉमन नाम होता है चाइल्ड सॉल्टपेट्रे, ये आपको याद होना चाहिए। सोडियम नाइट्रेट का एक कॉमन नाम होता है चाइल्ड सॉल्टपेट्रे और एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। KNO3 का एक कॉमन नेम होता है इंडियन सॉल्टपेट्रे। तो ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी नीट में या जे में एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे, कॉमन नेम देके पूछेगा किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसके अलावा नाइट्रोजन हमारे प्रोटीन का इंटीग्रल पार्ट है। प्रोटीन में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड मतलब अमाइड लिंकेज होता है बेसिकली। ठीक है, तो CONS लिंकेज में कहीं ना कहीं हमारे प्रोटीन का इंटीग्रल पार्ट होता है क्या, नाइट्रोजन। तो हमारे ह्यूमन यानी कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग में थिंग में प्रोटीन जो पार्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन मौजूद होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन का ऑकरेंस। एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नाइट्रेट का डिपॉजिट्स क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे नाइट्रेट जो होता है ना, तो मेटल नाइट्रेट का डिपॉजिट्स हमको क्यों नहीं मिलता है आपके आपके रॉक्स में। ठीक है, तो ध्यान देना, पॉइंट क्या है कि वाई मेटल नाइट्रेट जनरली not exist in solid form of mineral। सॉलिड फॉर्म जनरली एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, तो बोला क्या गया है कि मेटल नाइट्रेट जो होता है इसका रीजन क्या बोलोगे, ये क्या होता है जनरली, क्या होता है वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल नाइट्रेट क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल हो तो होता क्या है कि जहां भी ये फॉर्म करेगा तो रेन वाटर में क्या डिजोल्व कर जाएगा। अगर वहां पे पानी अगर पहुंच रहा है, मैं अगर बात करूं जहाँ बारिश होता है, जहाँ बारिश नहीं होता वहाँ अलग बात है, लेकिन जहाँ बारिश हो रहा है पानी का सोर्स अगर सोर्स पहुंच रहा है तो होता क्या है कि नाइट्रेट वाटर सोल्यूबल होता है। तो क्या होता है, पानी से घोल लेगा और घोल के अल्टीमेटली कहाँ पहुंचा देगा, तो वाटर साइकिल का पार्ट बन जाएगा। और मतलब वाटर से वाटर के साथ साथ कहाँ पहुंच जाएगा, तो अल्टीमेटली पहुंच जाता है आपके सी वाटर में। ठीक है, तो मेटल नाइट्रेट सी वाटर में कनेक्शन होगा, अगर नहीं कनेक्शन होगा तो आपको मिल जाएगा डिपॉजिट। लेकिन जहाँ पे भी क्या होता है, हैवी रेन अगर दिखा तो वहां पर अगर नाइट्रेट अगर फॉर्म भी करता है तो क्या होता है कि वहां पे वो घुल के अल्टीमेटली सी में चला जाता है। ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकता है, एक रीजन हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे। इसके अलावा जो फॉस्फोरस का ऑकरेंस है, फॉस्फोरस कहाँ का मिलता है जी, तो फॉस्फोरस ऑकर इन फॉर्म ऑफ मिनरल। कहाँ का मिनरल ऑकर करेगा, तो बोला गया है मिनरल ऑफ द एपाटाइट फैमिली। आपके एपाटाइट फैमिली का मिनरल का पार्ट होता है फॉस्फोरस। एग्जांपल क्या होगा, Ca9PO4 6। ठीक है, एन डॉट, पूरा नहीं हुआ, मिनरल का पूरा फॉर्मूला ऐसा होगा Ca9PO4 6 और यहाँ पे एक्स में क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन या OH हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपाटाइट फैमिली। जैसे मान लीजिए फ्लोरोएपाटाइट का फॉर्मूला क्या होगा,
तो एक्स की जगह फ्लोरीन लगा देना, एक्स की जगह पे क्या लग जाएगा, फ्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान ना तो बेसिकली जो एपेटाइट फैमिली का जो भी पार्ट होगा वो मेन कंपोनेंट होता है आपके फॉस्फेट रॉक का। आपका मेन कंपोनेंट होता है आपके फॉस्फेट रॉक का। ठीक है, अब जो आपका फॉस्फोरस होता है वो एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स होता है एनिमल इन प्लांट मैटर में। ठीक है, आपके बोन्स में होता है एज वेल एज लिविंग सेल में मौजूद होता है। फॉस्फोप्रोटीन जो होता है वो मेनली क्या होता है, मिल्क एंड एग में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोप्रोटीन्स। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना, जो आपका बात करते हैं तो हो गया फॉस्फोरस के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ के बारे में तो ध्यान सुनना। आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ एक क्या होता है, मेनली इसको मिलता है आपके सल्फाइड ओर में। कहाँ मिलता है मेनली? मेनली आपको मिलेगा सल्फाइड ओर में, ये ध्यान देना आप लोग। ठीक, इसके नीचे टेबल्स दिया हुआ है, जो टेबल हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, टेबल्स हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे वेरी करता है। टेबल दिया हुआ, टेबल का इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया हुआ है, जिसको हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। इसके अलावा बता दोगे, हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। हाँ सुनना, फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं बता चुका था कि जो डाइनाइट्रोजन होता है, जो N2 वो गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सॉलिड के फॉर्म में। बाकी जो है एंटीमोनी, बिस्मथ और जो भी है वो सारा क्या होगा, सॉलिड्स होगा। ठीक है, मेटल कैरेक्टर नीचे की तरफ बढ़ता है, हम लोग आधी बात कर चुके हैं। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि नीचे से आपका आयनाइजेशन थेरेपी डिक्रीज करता है। तो अगर आयनाइजेशन थेरेपी डिक्रीज करेगा और साथ साथ क्या होता है आपका इंक्रीज इन एटॉमिक साइज होगा, तो आपका साइज बढ़ रहा है और आपका आयनाइजेशन थेरेपी घट रहा है, तो क्या होगा, सिस्टम यानी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा। तो जो सिस्टम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना अच्छा मेटल होता है, उतना अच्छा मेटल होता है। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि डाउन द रूप में मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इन जनरल नीचे की तरफ मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि डाउन द रूप में साइज बढ़ता है और आपका आयनाइजेशन थेरेपी क्या होता है, डिक्रीज करता है, ये इसका रीजन होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे इन जनरल बोल क्या बोला हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, नीचे से क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बट इन मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या बोला है कि मेल्टिंग पॉइंट पहले आर्सेनिक तक बढ़ता है और फिर क्या होता है, डिक्रीज करता है अप टू बिस्मथ तक, जो कि हम लोग देख चुके हैं एक्सेप्ट नाइट्रो। ठीक है, ये ध्यान देना। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपके पास है कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स ऑफ एलोट्रॉपी, यानी सबका एलोट्रॉप्स होता है। तो ध्यान देना, ग्रुप 15 में आपका नाइट्रोजन छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट का एलोट्रॉप्स होता है। तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स ऑफ एलोट्रॉपी, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स ऑफ एलोट्रॉपी। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। अब आते हैं चलो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानेंगे हम लोग और रिएक्शन के बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान सुनना तो हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी का, तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान देना, जो भी है एलिमेंट्स है इन सब में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, -3 होता है, +3 होता है, +5 होता है। ठीक है, जैसे सब सिस्टम में नीचे मूव करते हो ना, जैसे मान लें कि आप मूव कर रहे हो नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक, तो चूंकि आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ता है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली कौन शो करता है, तो नॉर्मल शो करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आपके नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है। आपका सिस्टम नॉन मेटालिक होगा, इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो अगर हम बात करें कि नीचे की तरफ आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वही लिखा हुआ है, the tendency to exhibit -3 oxidation state decreases down the group due to increase in size and metallic character। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ गया?
तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का टेंडेंसी क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ डिक्रीज करेगा। डाउन द रूट में क्या होता है, डिक्रीज करता है, नीचे की तरफ मूव कर डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इनफैक्ट क्या बोला, इनफैक्ट द लास्ट मेंबर ऑफ ग्रुप इन बिस्मथ हार्डली फॉर्म एनी कंपाउंड इन -3 स्टेट। बिस्मथ जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड बनाता ही नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट है +5 का स्टेबिलिटी, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 स्टेट। तो जो हाई यानी -3 स्टेट का भी नीचे डिक्रीज कर रहे हैं, एंड +5 स्टेट का भी क्या होता है, स्टेबिलिटी नीचे घटता है। नीचे घटता क्यों है, क्योंकि +5 स्टेट जो है स्टेबिलिटी भी नीचे की तरफ डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसको ये बोला गया है, एक टर्म होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक टर्म होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ लिखा भी हुआ है, इसलिए बोलता है, तो यहाँ लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। तो जैसे हम नीचे मूव करते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इंक्रीज करता है, इसका स्टेबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, और +5 का क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये क्यों होता है, यहाँ रीजन लिखा हुआ है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसका रीजन होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये समझोगा, बिस्मथ का +5 और +3 स्टेट में +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। तो अपने काम का चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको, बिस्मथ का +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल है, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ वो स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, इन स्टेबल स्टेट है। इसके अलावा इसके जो ऊपर एलिमेंट्स होता है कौन कौन होता है जी, आर्सेनिक होता है और एंटीमोनी होता है। तो दोनों में गौर करना, इसमें अपने काम का आवाज जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनना। मैंने बोल तो दिया कि नीचे +3 स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ता है ध्यान सुनना। आकाश एलिमेंट जनरली क्या होता है, आर्सेनिक, एंटीमोनी, इन बिस्मथ, इन सब मेनली हमको डिस्कस करना आपको। इन फास्फोरस भी आप ले लोगे तो इन सब में ध्यान रखना, इन सब में। और बात करते हैं नाइट्रोजन का भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर +3 स्टेट है, +5 स्टेट है, तो आपको चेक क्या करना है कि नीचे आंसर से स्टेबल दोनों दोनों स्टेट तो ठीक है ना, दोनों स्टेट नीचे आंसर से क्या होता है, +5 स्टेट का स्टेबिलिटी घटेगा और +3 का बढ़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एलिमेंट का, दोनों स्टेट में स्टेबल ज्यादा कौन होगा, किसी भी अगर हम बात करते हैं पार्टिकुलर एलिमेंट का, तो उसमें दोनों स्टेट में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो ध्यान से सुनना, बिस्मथ को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट का +5 स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, बाकी सारे का +5 स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। यानी नाइट्रोजन का +5 स्टेट +3 के कम में ज्यादा स्टेबल होता है, फास्फोरस का भी +5 स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, आर्सेनिक एंटीमोनी का ही +5 स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। बिस्मथ जो होता है, बिस्मथ का सिर्फ +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। इन डाउन ग्रुप में +3 का स्टेट बढ़ रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कंपेयर करना हो, तो आप बोल सकते हो कि जो लास्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है, जो लास्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है, उसका बस लोअर स्टेट स्टेबल होगा, यानी उसका +3 स्टेट स्टेबल होगा, बाकी का +5 स्टेट स्टेबल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बिस्मथ का +3 स्टेट स्टेबल क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन बोला गया है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है क्या, भी जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसका छुपा होता है कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो F और D है, F और D है, इनका इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग बहुत पुअर होता है। F और D इलेक्ट्रॉन हैव वेरी पुअर शिल्डिंग, वेरी पुअर शिल्डिंग। तो ध्यान देना, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे मान लो बिस्मथ का हम बात करें, तो बिस्मथ का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों लोग, इसका होता है 83, से जेड होता है 83, यानी इसका एटॉमिक नंबर हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा जनन 6, एक सेकंड, जनन 4f14 5d10 6s2 and 6p3।
ये हो गया बिस्मथ का कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान देना कहीं ना कहीं आउटर मोस्ट सेल क्या है आपका, आउटर मोस्ट सेल 6 सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे होता क्या है कि चूंकि 4f फिलअप हो चुका है, और 4f का सेलियम 4 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप 14 इलेक्ट्रॉन डाल चुके हो। इस 14 इलेक्ट्रॉन के कारण सिस्टम में कहीं ना कहीं आपके न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन भी ऐड हुआ होगा, बिस्मथ में 14 प्रोटॉन भी ऐड हुआ होगा। इस 14 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट में इस 14 इलेक्ट्रॉन है ना, 4f में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, उस 14 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए सिस्टम में 14 प्रोटॉन ऐड किए होंगे, सिस्टम में न्यूक्लियस में कहीं ऐड हुआ होगा। तो इस प्रोटॉन के फोर्स को ये बैलेंस नहीं कर पाता है। आपका जो एफ इलेक्ट्रॉन है अपने प्रोटॉन के फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका जो आउटर मोस्ट क्लाउड है, यानी जो 6s6 सब सेल है, वहां पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। अब ध्यान ना, क्योंकि आउटर मोस्ट में एस और पी दोनों है, तो एस और पी में ज्यादा पास कौन होगा न्यूक्लियस के, तो ज्यादा पास न्यूक्लियस होता है एस ऑर्बिटल, तो वहां से निकालना इलेक्ट्रॉन और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एस का इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है, एस का इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता नहीं है, बस पी का इलेक्ट्रॉन निकल पाता है। तो बस पी का निकले तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको जी, 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, तो 3 निकला तो क्या होगा, तो +3 स्टेट बनेगा। और एस का भी निकलता तो एस और पी निकलता तो क्या होता, 5 होता तो +5 बनता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन यानी 4f14, आपके न्यूक्लियस का जो फोर्स है आउटर मोस्ट क्लाउड पे इंक्रीज हो चुका है ड्यू टू पोर सीलिंग ऑफ 4f, जो कि अपने प्रोटॉन के फोर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो बाहर में किससे फोर्स ज्यादा हो जाएगा आपके एस पे, तो एस का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं। जब बाहर निकलेगा नहीं तो मतलब क्या होगा, बस ये शो करेगा ओनली +3 स्टेट, बस शो करेगा ओनली +3 स्टेट शो करेगा, ठीक है, यानी +5 शो करेगा, जो कि अनस्टेबल होता है। यानी चूंकि एस का 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एस का जो पेयर है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, तो एस का जो पेयर है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके लिए क्या हो रहा है, इनर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोला गया है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोला गया है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो ड्यू टू पोर सीलिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, attraction force on the outermost s increase, hence its participation in chemical bonding process is reluctant, यानी डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान सुनना है, ये रहेगा ऑल अबाउट इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आपको समझ में आ गया कि लास्ट मेंबर में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेटस स्टेबल क्यों नहीं होता है, तो रीजन बोल देंगे, तो स्टेबल ए है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, चलो इसका रीजन हो जाएगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान देना, अगला क्या बोला हुआ है कि बाकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन इन सबको एग्जिबिट करता है, ठीक है। ये कब एग्जिबिट करेगा, तो अपने डिफरेंट ऑक्साइड्स में, तो व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट शो +1 +2 +4 स्टेट भी, ठीक है। फॉस्फोरस जो होता है वो +1 +4 शो करता है इन सम ऑक्सो एसिड्स, इन सम ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। अब ध्यान देना, अगला पॉइंट क्या बोला है कि इन केस ऑफ नाइट्रोजन all oxidation state from +1 to +4 tend to disproportionate in acidic solution, यानी नाइट्रोजन में जो +1 से +4 स्टेट है वो खुद को डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है, खुद को हायर एंड लोअर स्टेट में भेजेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जाना, आगे पास दिया हुआ है नाइट्रस एसिड HNO2, तो HNO2 में क्या कर रहा है बच्चों लोग, तो HNO2 में ये खुद को भेज रहा है NO में और HNO3 में। तो गौर करना, यहाँ पे स्टेट +3 है, यहाँ स्टेट क्या है +2 है, यहाँ +5 है। तो देखोगे नाइट्रोजन जो है वो खुद को रिड्यूस भी किया है और खुद को ऑक्सीडाइज भी किया है, यानी इसको बोलते हैं लोग डिस्प्रोपोर्शनेट करना। सेमी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और सेमी एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेट करना। तो एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए आपको। और नीचे ध्यान क्या बोला हुआ है, इन केस ऑफ फॉस्फोरस nearly all intermediate oxidation state disproportionate into +5 and -3 state। तो फॉस्फोरस का क्या बोला हुआ है कि फॉस्फोरस का
+-3 स्टेट और +5 स्टेट इनको छोड़ दो, 2 स्टेट मेन स्टेट होते हैं, इनको छोड़ दो, ठीक है। तो इनको हटा के यानी -3 +5 को हटा के बाकी जो भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है into +5 and -3 स्टेट में इन बोथ अल्कली एंड एसिड, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो आपको -3 और +5 स्टेट फॉस्फोरस को छोड़ के बाकी जो भी स्टेट होगा वो क्या होगा, चाहे बेसिक मीडियम हो चाहे एसिडिक मीडियम हो, खुद को क्या करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। कहाँ पे करेगा, तो +5 स्टेट में एंड -3 स्टेट में। इसका मतलब है कि फॉस्फोरस का कोई भी स्टेट, ठीक है, यानी कोई भी एक्स है और एक्स जो होगा वो -3 और +5 नहीं होना चाहिए। बीच में एक्स क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है 5 से छोटा नंबर होगा या तो -2 से बड़ा हो, मतलब -2 से आगे या तो 5 से -2 तक, ठीक है। यानी इसको यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, -3 बेटर रहेगा। -3 से एक सेकंड, -3 और +5 के बीच में अगर एक्स रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होगा उसमें, क्या होगा उसमें डिस्प्रोपोर्शनेट करके कहा जाएगा +5 में -3 में। मीडियम कुछ भी हो, मीडियम एसिडिक हो, मीडियम बेसिक हो, सब में ऐसा काम करेगा, सब में ऐसा ही काम होगा, ठीक है। हाउएवर यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, in case of arsenic, antimony, bismuth becomes increasingly stable with respect to disproportionation, यानी जो +3 स्टेट है वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा। कब, इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, इन सब का +3 स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये ध्यान देना। तो बच्चों लोग ये रहा ऑल अबाउट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ध्यान देना, डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट है, आपका सेम एलिमेंट क्या होता है, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट से, मान लेते कोई एलिमेंट ए मान लेता है, ठीक है, तो कोई एलिमेंट ए है, तो ए का जो भी स्टेट होगा उससे एक हायर स्टेट होगा, यानी सेम ए का ऑक्सीडेशन होगा, और सेमी सेमी जो है ए का रिडक्शन होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सेम ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, लूज करेगा ऑक्सीडेशन में। इसको हम बोलते हैं चलो डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। तो सेम एलिमेंट ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सेम एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसको बोला गया है डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ग्रुप 15 में ध्यान देना, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है, मैक्सिमम स्टेट जो होता है ग्रुप 15 कितना होता है, +5 होता है, और मिनिमम होता है -3। तो +5 और -3 स्टेट जो होता है, चूंकि इससे आगे और पॉसिबल नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन फिजिबल नहीं होगा, तो बस +5 स्टेट का क्या होगा, यहाँ पे बस इसका रिडक्शन पॉसिबल है। सिमिलरली जो -3 स्टेट होता है उससे और पीछे इसका और रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो बस इसका क्या पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। इसका मतलब ग्रुप 15 का जो -3 एंड +5 स्टेट है, उस वो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा, क्योंकि अपने लोअर स्टेट में है या तो हाई स्टेट में है, तो वहाँ पे एक ही प्रोसेस पॉसिबल है, वहाँ पे दोनों प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोल सकते हम लोग कि ग्रुप एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 do not disproportionate in -3 and +5 स्टेट। इस पॉइंट पे क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, ध्यान देना
और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देना, यहाँ पॉइंट बोला गया है कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन लिखो है ना, तो ये होता है हीलियम 2:2p3 होता है। तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, वैकेंट डी नहीं होता है। क्या होता है, वैकेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, वैकेंट डी इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट, इज absent। ये नहीं है, तो नहीं होगा तो नाइट्रोजन के पास 3 ही बॉन्ड बनता है जनरली। ठीक है, तो जनरली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कभी कभी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, कभी कभी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा यूजिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन का n कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, कैन फॉर्म 4 बॉन्ड using coordinate bond। ऐसा मान लेते हैं कि HNO3 है, HNO3 फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। HNO3 में देखोगे तो नाइट्रोजन जो है एक एक डबल वो बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और एक OH बॉन्ड बनाता है। तो देखो नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड बन गया, 4 बॉन्ड बन चुका है। नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड बन चुका है। तो ये जो नंबर ऑफ बॉन्ड होता है ना, उसको बोलते हैं कोवैलेंसी। तो यहाँ पे कोवैलेंसी का टर्म का मतलब क्या होता है, कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है, 4 बना सकता है। ठीक है, जिसमें S और P का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी का एलिमेंट है, द हैवी एलिमेंट के पास, जैसे मान लो फास्फोरस है, ठीक है, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, इन सब में क्या होता है, वैकेंट डी प्रेजेंट होता है। तो नीचे इन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में क्या होगा, उनका वैकेंट डी प्रेजेंट होगा। जैसे मान लेते हैं नीचे में फास्फोरस हुआ, तो फास्फोरस में क्या होता है, जैसे कॉन्फिगरेशन चेक करोगे तो क्या होगा, नियन 3:3p3, और साथ में क्या होगा, 3D खाली रहेगा। 3D के खाली होने से क्या होता है, इसका जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी इंक्रीज कर जाता है। इसका कैपेसिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इसका कैपेसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो कैपेसिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इसका बॉन्ड का नंबर बढ़ सकता है। इसका बॉन्ड का नंबर, क्योंकि पास इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर चुका है। ठीक, तो इसलिए बोला गया है कि अगर मान लेते हैं कि नीचे का जो भी एलिमेंट्स है उसका जो चूंकि वैकेंट अवेलेबल होता है, तो जो कोवैलेंसी है, कोवैलेंसी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो आपका फॉस्फोरस का कोवैलेंसी कहाँ तक जाता है, 6 तक जा सकता है। एग्जाम्पल दिया PF6-, तो PF6- में फॉस्फोरस 6 बॉन्ड बना रहा होगा, 6 बॉन्ड बना रहा होगा, 6 फ्लोरीन्स में ऐड होगा वैकेंट डी का यूज करके, आपका 6 बॉन्ड ठीक है बना रहा है इसमें। ठीक है, तो ये रहे बच्चों लोग, आज का क्लास इतना ही हम लोग ओवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। थैंक यू सर। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो आप लोग पूछ सकते हैं।